अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो क्या होते हैं, एक आम फहम ज़बान में उसको समझना समझाना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको उसकी ट्रू सेंस नहीं पता होगी कि वो कागज़ क्या है, उसका क्या मतलब है, तब तक बात समझ नहीं आएगी। मैं अपनी रेगुलर क्लासेस में इसको समझाने के लिए एक देसी एग्जांपल यूज़ करता हूँ। वो एग्जांपल मैं यहाँ यूज़ करूँगा। ऑब्वियसली बड़ी देसी है, बड़ी बेसिक एग्जांपल है, लेकिन उससे एक दफ़ा समझ आ जाता है कि बेसिकली कागज़ है क्या, ये करता कैसे काम है, और फिर डिफरेंट तरह के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या डिफरेंस है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को समझाने के लिए एक कहानी है जिसका उन्वान है बाबे दी कहानी। ये बाबे दी कहानी है, एक बाबा जी की कहानी जिनका पाला एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से पड़ जाता है। बेसिकली इस कहानी में होता क्या है, स्टेप बाय स्टेप हम बात करते हैं। एक बादशाह शिकार खेलते खेलते जंगल में गुम हो जाता है। वो अपने वज़ीरों से दूर हो जाता है, बिल्कुल अलग थलग, और चलते चलते जो है उसको शदीद भूख लगी होती है, बहुत प्यास लगी होती है, उसको एक झोंपड़ी नज़र आती है और वो वहाँ चला जाता है। तो वहाँ उसे नज़र आते हैं एक बाबा जी। उन बाबा जी से कहता है, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं आपके इलाके का बादशाह हूँ, आप मुझे खाना दे दें, आप मुझे पानी दे दें, मैं आपको जेवरात दूंगा, मैं आपको अशरफियाँ दूंगा, मैं आपको इसकी पेमेंट करूंगा। बाबा जी सोचते हैं कि चलो ठीक है, बादशाह है और कह रहा है इनाम देगा, तो उनके पास एक बकरी होती है टोटल, वो उसी को ज़िबा करते हैं और जनाब उसको पका के बादशाह के हवाले कर देते हैं और पानी शानी और उसको खुराक अच्छी तरह से खिला पिलाते हैं। अब सब कुछ खाने पीने के बाद जब बादशाह अपनी जेबों में हाथ डालता है तो उसे एहसास होता है कि उसके पास तो इस वक्त पैसे हैं ही नहीं। भाई बादशाह अपनी जेब में पैसे लेके थोड़ी शिकार करेगा, पैसे तो किसी और के पास पड़े हुए होंगे, उसके किसी और वज़ीर के पास पड़े होंगे या कुछ और ख़जांची भी साथ हो तो ख़जांची के पास तो असल ख़जाने की चाबियाँ होती हैं। ख़जांची भी कौन सा सोना लेके साथ फिर रहा होगा, और ख़जांची तो इस वक्त है भी नहीं, और होता भी तो उसके पास भी पैसे ना होते। और वज़ीर शज़ीर तो इधर उधर गुम हो गए हैं। खाना खा बैठा है, बाबा जी उसकी तरफ देख रहे हैं कि अभी ये जेब से कुछ निकाल के देगा। अब बादशाह हो जाता है शर्मिंदा। वो कहते जी बाबा जी पैसे तो कोई नहीं। बाबा जी के चेहरे पे मायूसी, वो कहते हैं बेटा एक ही बकरी थी, मैंने वो भी कुर्बान कर दी आपके लिए, आप कहते हो पैसे नहीं है। उसने कहा बाबा जी परेशान मत हो, मैं इलाके का बादशाह हूँ, मेरे साइन की एक वर्थ है, मुझे कागज़ कलम ला के दे, मैं उस पर आपको लिख के दे देता हूँ। जब आपका शहर गुजरो आप आइएगा, कागज़ दिखाइएगा, आपको पेमेंट हो जाएगी। उस कागज़ पे वो लिखता है, मैं बादशाह तुम बाबे को या तुम्हारे कहने पे किसी को भी 3 लाख दिरहम दूंगा, और साइन कर देता है बादशाह इस कागज़ पे। ये कागज़ दे देता है वो बाबे को। इस कागज़ का उन्वान है, इस कागज़ का मतलब है प्रोमिसरी नोट। ये एक वादा है जो बादशाह ने बाबे से किया है। मैं बादशाह तुम बाबे को, या बाबा जी अगर बूढ़े हैं और वो खुद ना आना चाहें, वो अपने बेटे को भेजना चाहें कुछ और, तुम बाबे को या तुम्हारे कहने पे किसी और को 3 लाख रुपए, 3 लाख दिरहम दूंगा। उस इलाके की करेंसी दिरहम, 3 लाख दिरहम दूंगा। बाबा जी कहते हैं ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। अब वो कागज़ पकड़ लिया। अब वो कागज़ अगर बाबा जी जाके शहर में बादशाह को दिखाएंगे या बादशाह के ख़जानची को या ख़जाने वालों को दिखाएंगे तो बादशाह से पैसे मिल जाएंगे। बेसिकली वो बादशाह को जिस दिन कागज़ दिखाएंगे, बादशाह कागज़ पकड़ेगा, पैसे देगा और कागज़ को फाड़ के साइड पे फेंक देगा कि हाँ भाई इसका मकसद पूरा हो गया। तो टेक्निकली बादशाह ने करेंसी की जगह करेंसी का इक्विवेलेंट इस्तेमाल किया, एक कागज़ जिस पे वादा करके भेज दिया कि इस तरह से होगा। बट बाबा जी ने खुद तो शहर आना नहीं था। बाबा जी ने अपने बेटे को कहा कि बेटा तुम शहर जा रहे हो, तुम ये कागज़ ले जाओ, बादशाह से पैसे ले लेना। बेटे ने कहा बाबा जी इस पे नाम आपका लिखा हुआ है, बाबे या बाबे के कहने पे किसी को। तो बाबा ने कहा देखो बाबे के कहने पे भी तो लिखा हुआ है, जहाँ लिखा है बाबे के कहने पे मैं साइन कर देता हूँ। बाबा जी ने वहाँ साइन किया और लिख दिया बेटे या बेटे के कहने पर, अपने बेटे का नाम लिखा और कह दिया ये या इसके कहने पे। तो अब जुमला बना, मैं बादशाह तुम बाबे को या तुम्हारे बेटे के कहने, तुम्हारे बेटे या तुम्हारे बेटे के कहने पर मैं 3 लाख दिरहम दे दूंगा। तो जिस तरह से बादशाह के साइन से इसमें एक वर्थ ऐड हो गई थी, बाबे के साइन से वो इंस्ट्रूमेंट बेटे के पास पहुंच गया। बेटा पहुंचा शहर। जब शहर पहुंचा तो उसको दुकानें नजर आईं, दुकानदार नजर आया, दुकान में चीज़ें पड़ी हुई थी। उसने दुकान जाके बहुत सारी शॉपिंग की और कहा रोके रहो मैं ज़रा पैसे लेके आऊँ।
तो उसने पलट के पूछा ज़रूर होगा कि केड़ा कोई एटीएम है, किधर जा रहे हो, कौन सा, मतलब शॉपिंग कर ली है, पैसे दो। तो उसने कहा जी बात ये है कि मैंने भी बादशाह के पास जाना है, बादशाह ने मुझे 3 लाख दिरहम देने हैं। दुकानदार ने कहा क्या मतलब, बादशाह ने 3 लाख दिरहम देने हैं? उसने कहा कागज़ देखो, इस पर लिखा हुआ है। कागज़ देखा तो उस पर लिखा था कि मैं बादशाह, तुम बाबे या तुम्हारे बेटे या उसके कहने पे किसी को पैसे दूंगा। दुकानदार ने कहा तुम्हारे पास तो पैसे पड़े हुए हैं, तुम्हें क्या परवाह है, इलाके के बादशाह के साइन है तुम्हारे पास, तुम 2 लाख दिरहम का सामान खरीदा है, एक काम करो 1 लाख दिरहम अलग से दो, ये कागज़ मुझे पकड़ा दो, तुम ले जाओ चीज़ें। बच्चे ने कहा 1 लाख दिरहम तो मेरे पास है, दिए। 2 लाख दिरहम का सामान, 3 लाख दिरहम का वो कागज़ उसने दे दिया दुकानदार को। लेकिन दुकानदार ने कहा भाई साइन तुम्हारे आ रहे हैं, ज़रा मेरा नाम लिख दो इस पर। तो जहां बेटे के कहने पे आ रहा था, बेटे ने अपने साइन किए और लिख दिया दुकानदार या इसके कहने पे किसी को। ये कागज करेंसी नोट की तरह चल रहा है, लेकिन करेंसी नोट होता है बेरर, जिसके हाथ में उसका है। यहां आपको साइन करके बताना पड़ रहा है कि ये किसका है या किसके हाथ में जाएगा और कौन इसका राइट रखता है। इसी तरह से दुकानदार ने सप्लायर की पेमेंट करनी थी 3 लाख दिरहम की, उसने सप्लायर को इंस्ट्रूमेंट दे दिया, उसका नाम लिख दिया। सप्लायर ने आगे किसी की पेमेंट करनी थी, उसने आगे किसी की पेमेंट करनी थी। चलते चलते पता नहीं कौन से हाथ पहुंच गया और इतने सारे नाम आ गए। जिस भी बंदे के हाथ में, जिसको अल्टीमेटली पेमेंट चाहिए, वो बादशाह के पास जाएगा, वो कागज उसे दिखाएगा, बादशाह पेमेंट कर देगा। अगर बादशाह ने पेमेंट नहीं की तो वो पीछे पलट के पिछले बंदे से कहेगा तुमने मुझे कागज दिया था, मुझे पेमेंट नहीं मिली। वो उससे पीछे वाले बंदे से पूछेगा। जिसके हाथ में कागज है वो चाहे तो ओरिजिनल बाबे को पकड़ ले, बाबे के बेटे को पकड़ ले, दुकानदार को पकड़ ले, सप्लायर को पकड़ ले कि मेरी पेमेंट नहीं मिली, मुझे पेमेंट दो। तो टेक्निकली ये कागज प्रोमिसरी नोट कहलाता है, जिसमें एक बंदा दूसरे से ये वादा करता है कि मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा फलाना तारीख पे। कई दफा आप टाइम बता देते हैं 3 महीने बाद, कभी कभी आप टाइम नहीं बताते, आप कहते हैं जब कागज दिखाओगे, जब डिमांड करोगे, जब साइट करोगे इसकी, जब मुझे दिखाओगे मैं उस वक्त पेमेंट कर दूंगा। तो एक बात हमें समझ आ गई कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा कागज का टुकड़ा है जो करेंसी की जगह इस्तेमाल हो रहा है। इसमें एक बंदा वादा कर रहा है कि मैं तुम्हें इतनी पेमेंट करूंगा, और ये कागज आगे से आगे ट्रेवल कर रहा है, और हर अगला बंदा जो है वो पिछले बंदे के साइन लेके इसको लेके चल रहा है। हर आने वाला बंदा पिछले वाले बंदे से भी डिमांड कर सकता है, ओरिजिनल से भी डिमांड कर सकता है। तो ये कागज अपने अंदर एक करेंसी नोट बन गया। तो ये कागज कहलाता है प्रोमिसरी नोट। मैं बादशाह, तुम बाबे या तुम्हारे कहने पे किसी को 3 लाख दिरहम दूंगा। इसमें टाइम भी बता सकता था और बगैर टाइम के भी हो सकता है। ये पहली दफा उसको बताना पड़ेगा कि वो किसके नाम पे वो कर रहा है। आगे ये बेरर भी हो सकता है, यानी बेटे के कहने पे बेटे ने साइन कर दी और उसको खाली छोड़ दिया, कोई दुकानदार वगैरह ने लिखा, जिसके हाथ में भी होगा वो जाके पैसे ले सकता है। अब देखते हैं इसको इंग्लिश में कैसे डिफाइन करते हैं। प्रोमिसरी नोट, प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। ये एक इंस्ट्रूमेंट है रिटन, नॉट बीइंग अ बैंक नोट और करेंसी नोट। ये बैंक या करेंसी नोट नहीं है। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, एक वादा है, गैर मशरूत वादा। ये नहीं है कि अगर उस दिन बारिश हो रही हुई या मेरा बहुत अच्छा मूड हुआ तो मैं 3 लाख रुपए दिरहम दूंगा, कोई डाउट नहीं है, मैं तुम्हें 3 लाख दिरहम दूंगा। साइन बाय मेकर, बनाने वाले ने साइन किए हैं, बादशाह बनाने वाले ने साइन किए हैं। टू पे ऑन डिमांड, कि जब कहोगे तब, और अ फिक्स्ड और डिटर्मिनेबल फ्यूचर टाइम, या एक डेफिनेट टाइम बाद। अ सर्टन सम ऑफ मनी, सिर्फ इतने पैसे। ये पैसे, वो ये नहीं कहेगा मैं तुम्हें इतने खजूरें दूंगा या मैं तुम्हें इतने ऊंट दूंगा, ये हमेशा रुपए में होगा। मैं तुम्हें इतने रुपए, जो भी लोकल करेंसी होगी, जैसे हमने लिखा दिरहम। और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टन पर्सन, या तो वो बंदा या उसके ऑर्डर पे कोई जिसका वो नाम लिख दे। इवन टू द बेयरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जिसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट है, अगर साइन हुए हुए हैं तो उसको भी मिल जाएंगे। तो प्रोमिसरी नोट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो राइटिंग में है, जिसमें लिखने वाले ने वादा किया है कि मैं इसको फलाना टाइम बाद, या तुम्हारे कहने पे, या तुम्हारे कहने पे, या जिसका नाम तुमने लिखा है, या जिसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट हुआ, उसको इतने पैसे दूंगा। तो ये प्रोमिसरी नोट बन जाता है। इसमें 2 पार्टीज होती हैं, मेकर जो साइन करता है, बनाता है, बादशाह, पेई जिसको पेमेंट मिलनी है, बाबा। वो पेई आगे से अपनी पेमेंट लेने वाली कैपेसिटी किसी और को फॉरवर्ड कर सकता है। इंस्ट्रूमेंट की शक्ल देख लेते हैं। आईकेप कभी कभी मूड में आ जाए तो वो सिचुएशन देके कह सकता है ये सिचुएशन है, जरा प्यारा सा प्रोमिसरी नोट बना दो। नहीं नहीं, ये 3 लाख दिरहम ही आगे से आगे फॉरवर्ड हो रहे हैं, क्योंकि हर बंदे ने दूसरे को 3 लाख दिरहम देने थे। उसने उस 3 लाख दिरहम की जगह वो कागज दिया, तो वो एक ही अमाउंट है 3 लाख दिरहम की, जो कि आगे से आगे ट्रेवल कर रही है।
सबकी एक रिसीट और एक पेमेंट थी। एक ने 3 लाख दिरहम लेने थे, लेने के बजाय ये कागज़ ले लिया। उसी ने 3 लाख दिरहम देने थे, देने के बजाय ये कागज़ दे दिया। तो टेक्निकली जितना लिया उतना दे दिया, तो वो 3 लाख ही आगे से आगे जा रहा है, वो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, वो ऐड नहीं हो रहा। अब एक स्पेसिमन आई कैप ये भी कह सकता है पेपर में कि जी ये एक सिचुएशन है, ज़रा प्रोमिसरी नोट बना दो, तो आपको उसका फॉर्मेट भी पता होना चाहिए। आई कैप रिसेंटली ऐसी गुस्ताखी कर चुका हुआ है, तो कभी भी आप किसी भी तरह के सवाल के लिए तैयार रह सकते हैं। तो प्रोमिसरी नोट का स्पेसिमन क्या है, यहाँ डेट डाल दी आज की और कह दिया 3 months आफ्टर डेट, इस डेट के 3 महीने बाद। इवन ये 3 महीने बाद ना भी लिखता, डिमांड भी करता तो भी चल जाता। आई प्रोमिस टू पे एबीसी और टू हिज ऑर्डर, एबीसी या उसके कहने पे किसी को सम ऑफ ₹10,000 फॉर वैल्यू रिसीव, जो मैंने इसके साथ ट्रांजैक्शन की थी उसके अगेंस्ट मैं इसको 10,000 रुपये देने का पाबंद हूँ। और यहाँ पे साइन कर दिए मेकर ने, बादशाह ने अपने साइन कर दिए, बादशाह ने साइन किए और हवाले कर दिए पेई के, बाबे के। तो ये बेसिकली प्रॉमिस नोट का स्पेसिमन है। वो स्टोरी इसलिए सुनाई थी कि आपको एक शनाख्त बन जाए कि हाँ ये जनरेट क्यों होता है और किस किस तरह से मुख्तलिफ हाथों में पहुंचता है। अब आगे चलते हैं। इसके एसेंशियल्स क्या हैं? इन राइटिंग होना चाहिए, ओरल नहीं होना चाहिए, ज़बानी नहीं होना चाहिए, कागज़ पे लिखा हुआ हो, और वर्ड्स में क्लियर कट अंडरटेकिंग हो। प्रॉमिस का लफ्ज़ हो या ना हो, लेकिन नज़र आ रहा हो कि एक बंदा कह रहा है हाँ भाई मैं तुम्हारे इतने पैसे दूंगा, मैंने तुम्हारे इतने पैसे देने हैं, तुम मेरे से इतने पैसे मांग सकते हो। प्रॉमिस टू पे, प्रॉमिस होना चाहिए कि हाँ मैं वादा करता हूँ, वादे के लफ्ज़ बेशक ना हो लेकिन कमिटमेंट नज़र आए कि मैंने पैसे देने हैं। ये ना हो कि हाँ मुझे एहसास है कि मेरे ज़िम्मे तुम्हारे पैसे वाजिबुल अदा है, एहसास नहीं चाहिए, पेमेंट चाहिए। तो मैं तुम्हारे इतने पैसे दूंगा, मैंने तुम्हारे इतने पैसे देने हैं। डेफिनेट और अनकंडीशनल होना चाहिए, इसमें कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि अगर उस दिन बारिश हो रही होगी तो मैं पैसे दूंगा, ऐसे नहीं है। मैंने तुम्हारे उस तारीख पे पैसे देने हैं, या मैंने जब तुम कहोगे तुम्हारे पैसे देने हैं। तो डेफिनेट हो, शर्त ना हो, अनकंडीशनल हो, डिपेंडेंट ना हो किसी अनसर्टेन इवेंट के ऊपर। हाँ लेकिन कुछ डिफाइंड चीजें हैं जिस पे आप डिपेंडेंट रख सकते हैं। हम कह सकते हैं मैंने फलाना जगह पे तुम्हारे पैसे देने हैं, मैंने फलाना टाइम पे तुम्हारे पैसे देने हैं, मैंने फलाना सर्टन इवेंट पे तुम्हारे पैसे देने हैं, अनसर्टन नहीं, सर्टन इवेंट। मैंने जनवरी के तीसरे जुमेरात को तुम्हारे पैसे देने हैं। अब जनवरी में तीसरा जुमेरात आना है, अगर क़यामत नहीं आती तो उसने आना ही आना है। इवन वो कहते हैं अगर वो कहे फलाना बंदे के मरने पे, तो यहाँ किताब ने याद कराया कि मौत भी एक अनसर्टन नहीं सर्टन हकीकत है। तो अगर आप ऑन डेथ भी कहते हैं तो ये अनसर्टन नहीं है, इसे सर्टन कहा जाएगा। तो आप किसी सर्टन इवेंट पे डिपेंड कर सकते हैं। अनसर्टन पे करेंगे तो फिर तो कंटिंजेंट और उस तरफ चली जाएगी बात। ये बात हमें समझ आई। अगेन मुख्तलिफ सवाल आपके जहन में आएंगे, मैं याद कराता चलूँ कि इससे अगला सेशन सिर्फ सवाल जवाब का ही है, और हम वही काम करेंगे कि आप में से जिनके सवाल होंगे वो रुक जाइएगा, सेंटर्स में जिनके सवाल होंगे वो रुक जाएंगे, फेसबुक वालों के तो कमेंट्स में आंसर चल रहे होते हैं, और फिर हम सामने वालों से सेंटर्स वालों से सवाल जवाब ले लेंगे। तो कोशिश करें इस वक्त समझने की। साइन बाय मेकर, मेकर साइन करेगा, बात समझ आती है, ठीक है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं। सर्टन पार्टीज क्लियरली पता लग रहा हो मेकर कौन है, पेई कौन है, जुमले क्लियर हो, मैंने पैसे देने हैं, तुमको पैसे देने हैं, ऐसा हो कि जिसमें साफ नजर आए। अगर सर्टेनिटी से नहीं आइडेंटिफाई हो रहा तो ये प्रोमिसरी नोट नहीं है। मैं नॉर्मली कहता हूं कि अगर जुमला ऐसा लिखा हो कि आज से 3 महीने पहले हमारे तुम्हारे दरमियान एक ऐसी ट्रांजैक्शन हुई थी जिसके तहत अभी तक पैसे देने वाले ने दूसरे के पैसे नहीं दिए, तो पैसे देने वाले को चाहिए कि वो पैसे लेने वाले के पैसे दे दे, और दोनों के साइन। पता ही नहीं लग रहा किसने पैसे लेने हैं किसने पैसे देने हैं। पार्टीज क्लियर होनी चाहिए, मैंने पैसे देने तुम्हारे पैसे देने हैं। सम सर्टन होना चाहिए, डेफिनेट हो, कोई कंटिंजेंट एडिशन सब्ट्रैक्शन ना हो। ये ना हो कि मैंने पैसे तो इतने देने हैं लेकिन थोड़ा लेट हो गया तो इतने देने हैं, थोड़ा कम लेट हुआ तो इतने देने हैं, नहीं, मैंने 3 लाख दिरहम देने हैं, डेफिनेट एब्सोल्यूट ठोस बात। सम पेबल मस्ट बी लीगल टेंडर, लीगल टेंडर कहते हैं सिक्का राइजुल वक्त को, आपके इलाके की लोकल करेंसी को। तो ये पैसे उस अमाउंट में पेबल हों जो उस इलाके में करेंसी चलती है। फॉरेन भी हो सकता है लेकिन वो हम आगे जाके किस्मों में पढ़ेंगे। कॉमन अजम्पशन ये है कि वो सिक्का राइजुल वक्त में होगा जो लोकल करेंसी है उसके मुताबिक। जैसे मेरी एग्जांपल में बादशाह जिस इलाके का था तो मैंने इसलिए दिरहम इस्तेमाल कर लिया। तो अब हमें प्रोमिसरी नोट समझ आ गया। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को लोग शुरू करते हैं पहले यूनिट से,
जिसमें रूल्स शुरू हो जाते हैं और वो परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं क्या बहकी बहकी बातें हो रही हैं। आइडियली इसको सेकंड यूनिट से स्टार्ट करना चाहिए। पहले प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, इसको समझें, थोरो देखें, फिर पीछे आके रूल्स देखें तो हंसी मजाक रह जाएगा, फिर वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही होंगी। जैसे भी हम हंसी मजाक करेंगे इंशाल्लाह, पता नहीं जैसे मैं हंसी मजाक करूंगा और आप लोग मुझे देख के महसूस हो रहे होंगे। ठीक है जी, प्रॉमिसरी नोट हमें समझ आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। गेम समझ आ गई हमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तीन तरह के होते हैं, दो एक दूसरे के भाई होते हैं और एक अकेला होता है। वो अकेला था प्रॉमिसरी नोट, वो हमने समझ लिया। अब जो दो भाई हैं उनमें से एक समझ लेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। अब उसको समझने के लिए बाबे दी कहानी सीजन 2। इस दफ़ा बादशाह फिर गुम हो गया। आपको पता है जब भी सेकंड पार्ट आता है तो उसकी स्टोरी तकरीबन पहले पार्ट जैसी होती है। तो इस दफ़ा हमारे पास है बाबे दी कहानी सीजन 2। इस दफ़ा बाबे के साथ खजांची भी मौजूद है। ये दोनों गुम हो गए हैं, बाकी लोग शिकार खेल रहे हैं, लेकिन ये दोनों एक जगह पे जाके गुम हो गए। जब ये दोनों, अब बाकी सारी कहानी वही है, वही बाबा है, वही झोंपड़ी है, तो दोबारा बताने की जरूरत नहीं कि भूख कितनी थी और बकरी के साथ क्या हुआ, वो सारी बात उसी तरह से है। तो एज्यूमिंग अदर थिंग सेम, सिर्फ एक एक्स्ट्रा वेरिएबल है कि बादशाह और खजांची दोनों इकट्ठे हैं। बादशाह की ज़िंदगी आसान हो गई। पहले बादशाह पर्सनल लाइबिलिटी ले रहा था कि ये बाबा जब आएगा मेरे सामने कागज़ देगा तो मैं उसको पैसे दे दूंगा। अब जब खजांची मौजूद है, खजांची के पास तो ऑलरेडी बादशाह के पैसे पड़े हुए होते हैं। तो इस दफ़ा जब बादशाह ने पेमेंट करनी थी तो बादशाह ने ख़त को कुछ यूं लिखा, मैं बादशाह तुम खजांची को, अब बाबे की बात नहीं हो रही, तुम खजांची को हुक्म देता हूं कि तुमने बाबे को या बाबे के कहने पे किसी और को 3 लाख दिरहम देने। पहले क्या था, मैं बादशाह तुम बाबे को पैसे दूंगा, प्रॉमिसरी नोट। मैंने पैसे देने हैं, बाबे ने पैसे लेने हैं, मैंने बाबे को पैसे देने हैं। अब चूंकि मेरे साथ वो बंदा मौजूद है जिसके पास पैसे पड़े हुए होते हैं मेरे, जिसको मैं हुक्म दे सकता हूँ, बाबे को थोड़ी हुक्म देना था, उसको तो मैंने वादा किया था बाबा जी परेशान मत हो मैं आपके पैसे दूंगा। अब मेरे पास खजांची मौजूद है तो मैं कहूँगा भाई याद रखना ये बाबा आएगा ना, इसको पैसे देने हैं। अब अगर मैं अपने खजांची को हुक्म दूं और खजांची के समेत वापस चला जाऊं तो बाबा तो कहेगा कि मेरे हाथ क्या आया, खुद ही आपस में वादा किया इन्होंने, निकलते चले। तो होगा ये कि बादशाह खजांची से कहेगा साइन करो, खजांची साइन करेगा और ये कागज़ उठा के बाबे को दे दिया जाएगा। अब इस कागज़ पे लिखा हुआ है मैं बादशाह तुम खजांची को हुक्म देता हूं कि तुमने बाबे या बाबे के कहने पे किसी को पैसे देने। और खजांची इनकार नहीं कर सकता, क्यों? नंबर 1 बादशाह के ऑर्डर, नंबर 2 खजांची ने एक्नॉलेज किया है कि हाँ मैंने बादशाह के पैसे बाबे को देने हैं। इस दफ़ा कहानी थोड़ी डिफरेंट हो गई, ये बन गया बिल ऑफ एक्सचेंज। प्रॉमिसरी नोट में बादशाह ने बाबा से डायरेक्ट वादा किया था मैंने तुम्हारे पैसे देने हैं। दो पार्टीज थी, बादशाह बाबा, मैंने तुम्हारे पैसे देने हैं, वादा था। यहां हुक्म है, बाबे के लिए हुक्म नहीं है, उस बंदे के लिए हुक्म है जिसके पास पैसे पड़े हुए होते हैं आपके। तो 3 बंदे आ गए, एक वो शख्स जिसने पैसे देने हैं और जो लिख रहा है ये सारा कुछ, एक वो जिसके पास पैसे पड़े हुए हैं जो पाबंद है पैसे देने के लिए, खजांची, और एक वो है जिसको पैसे मिलने, बाबा। बाकी कहानी उसी तरह से, वही बेटा वही सारा कुछ उसी तरह से ट्रांसफर होते होते, लेकिन इस दफा बादशाह के सामने प्रेजेंट नहीं होगा, ये खजांची के सामने होगा। वो नहीं देगा फिर बादशाह को पकड़ेंगे। अब बादशाह की प्राइमरी लायबिलिटी नहीं है, सेकेंडरी है। खजांची नहीं देगा तो फिर बादशाह देगा। दिस इज बिल ऑफ एक्सचेंज। अंग्रेजी पढ़ते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, रिटन इंस्ट्रूमेंट है, अनकंडीशनल ऑर्डर है, हुक्म है, अनकंडीशनल है, शर्त कोई नहीं है। साइन बाय मेकर, मेकर ने साइन किए, यानी कि ड्रॉर ने, जो ड्रॉ कर रहा है उसने साइन किए। डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन, किसी एक खास बंदे को हुक्म देते हुए, टू पे ऑन डिमांड और एट अ फिक्स और डिटरमिनेट फ्यूचर टाइम, कि कहने पे या एक खास टाइम, दोनों ऑप्शंस हो सकती हैं। अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन और टू द बेयर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, किसी खास बंदे के कहने पे या उसने किसी और का नाम लिया हो या जिसके पास हो साइन समेत, उसको इतने पैसे दे देने हैं। सब कुछ बाकी बातें प्रॉमिसरी नोट की तरह है, सिर्फ फर्क क्या है, 3 पार्टीज आ गई। ड्रॉर है वो शख्स जो ड्रॉ कर रहा है, बना रहा है, बादशाह। पेई है वो शख्स जिसको पैसे जाने हैं, बाबा।
ड्रॉई है वो शख्स जिसको हुक्म दिया गया है कि तुमने पैसे देने हैं, वो है खजांची। 3 पार्टीज आइडेंटिफाई हो रही हैं। तस्वीर देखते हैं, स्पेसिमन देखते हैं, तारीख डली हुई है, अमाउंट लिखी हुई है मैथ में, 3 months आफ्टर डेट, पे टू XYZ और हिज ऑर्डर, XYZ या उसके कहने पे इतने पैसे देना, और यहां बादशाह ने तो साइन कर ही दिए, खजांची की भी साइन हो गए एक्सेप्टेड पे। ये जब खजांची साइन करेगा फिर एप्लीकेबल होगा ये इंस्ट्रूमेंट। और कई दफ़ा खजांची को आप दें और वो कुछ अरसे बाद दे, तो जिस दिन वो साइन करके देगा उस दिन एप्लीकेबल होगा। ये दोनों ने साइन करके हैंड ओवर किसको कर दिए? जेल रोड वाले बाबा जी को। नीचे जेल रोड आ रहा है ना, तो ABC। तो बाबा जी के पास ये इंस्ट्रूमेंट पहुंच गया और इस पे वादा है बादशाह की तरफ से। अब ये वादा नहीं है, बादशाह ने हुक्म दिया खजांची को कि तुमने पैसे देने हैं। असेंशियल्स तकरीबन वही, राइटिंग होगा, समझ आता है, ऑर्डर टू पे होगा। अगर आपको प्रोमिस नोट के एसेंशियल समझ आ गए तो बाकी जगह सिर्फ डिफरेंसेस देखने, इससे ज़्यादा नहीं सोचना। इन राइटिंग है, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट नहीं है, प्रॉमिस नहीं है, डेफिनेट और अनकंडीशनल है। वहां साइन बाय मेकर था, यहां साइन बाय ड्रॉर एंड बादशाह और खजांची, जो जिसने हुक्म दिया और जिसको हुक्म दिया गया। पार्टी सर्टन होनी चाहिए, लीगल टेंडर होना चाहिए, सर्टन होना चाहिए। इसका मतलब है फर्क आया ऑर्डर में और फर्क आया पार्टीज में। डन। अब आप कहेंगे सर इस पे फर्क क्या हुआ, प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज? तो मेरे पास बहुत सारे फर्क हैं। प्रोमिसरी नोट में 2 पार्टीज हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज हैं, ड्रॉई पेई और उधर मेकर और पेई। मेकर पेई नहीं हो सकता। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने अपने इतने पैसे देने हैं, लेकिन बादशाह किसी टाइम पे खजांची को ये हुक्म तो दे सकता है तुमने मेरे इतने पैसे देने हैं। तो ड्रॉर और पेई सेम बंदा हो भी सकता है, वो अपने आप को भी कह सकता है। किसी भी टाइम पे खजांची कहीं दूर बैठा हुआ है और उससे पैसे मंगवाने हैं, तो हो सकता है बादशाह लिख के भेजे, मिस्टर खजांची तुमने मेरे इतने पैसे देने हैं, ये कागज उसको दिखा के उससे पैसे लेके आए जा सकते हैं। प्रोमिसरी नोट ऐसा नहीं हो सकता था। प्रोमिसरी नोट में एक पैसे दे रहे हैं, एक दूसरे पैसे, जबकि इधर 3 पार्टी थी, एक बना रहा है हुक्म, एक को हुक्म दिया जा रहा है और एक को पैसे चाहिए। तो पैसे जिसको चाहिए वो और बनाने वाला सेम लोग हो सकते हैं। देन टोन क्या होगी? यहां प्रॉमिस है, यहां ऑर्डर है। एक्सेप्टेंस, प्रोमिसरी नोट में कोई एक्सेप्टेंस नहीं होनी, जबकि इधर एक्सेप्टेंस होनी है। ड्रॉई से आपने पहले एक्सेप्ट करवाना है कि हाँ भाई तुम वादा कर रहे हो। नेचर ऑफ लाइबिलिटी, यहां प्राइमरी लाइबिलिटी है, बादशाह जिम्मेदार है। यहां सेकेंडरी लाइबिलिटी है, पहले एक्सेप्ट करने वाला खजांची वो पे करे, वो ना पे करे फिर ड्रॉर पे करेगा। आई होप कि आपको बात समझ आ रही है। मेकर की क्या पोजीशन है? इसका इमीडिएट रिलेशन है, बाबे के साथ डायरेक्ट रिलेशन है बादशाह का, जबकि यहां पे ड्रॉर और एक्सेप्टर का आपस में रिलेशन है, पेई से रिलेशन नहीं है। बादशाह और खजांची का आपस का मामला है, तुमने मेरा हुक्म मानना है। तो बादशाह और बाबे का ताल्लुक खत्म हो गया। अब बाबा आके खजांची से पैसे ले जाके चला जाए। फिर नोटिस ऑफ डिसऑनर, इस चीज को थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं क्योंकि अभी हमने वर्ड डिसऑनर नहीं पढ़ा। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग समझ लें कि अगर ये डिसऑनर हो जाए तो मेकर को बताने की जरूरत नहीं है। डिसऑनर का क्या मतलब है? पैसे ना दें। पैसे किसने देने थे प्रोमिसरी नोट में? बादशाह ने। लेने कितने थे? बाबे ने। तो पैसे कौन नहीं देगा? बादशाह। तो जब बादशाह नहीं पैसे नहीं देने तो किसको बताना है कि बादशाह तो पैसे ही नहीं दे रहा? अल्टीमेटली तो बादशाह। अब बादशाह पे केस चलेगा। लेकिन खजांची अगर पेमेंट ना करे तो बादशाह के पास जाके शिकायत लगानी है, खजांची पेमेंट नहीं कर रहा, तो फर्क आ गया। यहां नोटिस ऑफ डिसऑनर नहीं देना है क्योंकि वही बंदा तो डिसऑनर कर रहा है, सामने वाला। जबकि उधर खजांची ने डिसऑनर कर दिया तो रोते हुए बादशाह के पास जाना है, सर जी आपने कहा था उसको, देखिए उसने क्या किया है। आई होप कि दोनों के फर्क समझ आ रहे हैं आपको। अगर बाबे दी कहानी सीजन 1 और बाबे दी कहानी सीजन 2 समझ आ गई है तो गेम हमें समझ आ गई है। बिल ऑफ एक्सचेंज बड़ी मज़ेदार सी चीज़ है, लेकिन जब मैं बिल ऑफ एक्सचेंज का जिक्र सुनता हूँ तो मेरे जहन में पता नहीं क्यों चेक चेक सा आ जाता है। अगर ये खजांची एक बैंक होता, अगर बाबा आज के दौर में होता और बाबे को वो एक चेक देता जिस चेक पे पहले ही बैंक की स्टैंप लगी हुई होती, बैंक के नाम आ रहा होता और चेक पे लिखा होता मिस्टर हबीब बैंक
बाबे को 3 लाख पैसे दो, 3 लाख दिरहम दो, तो भी तो इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। थोड़ा खुश क्या है लेकिन लॉजिकल है। और मैंने आपसे कहा था कि टाइम भले ज़्यादा लग जाए लेकिन हम एक एक बात को डिस्कस करते चलेंगे। अब जब हमें बेसिक्स क्लियर हो गई ना तो आगे हलवा है। अब आपको पैटर्न समझ आ गया। अब हमने सिर्फ इनके रूल्स देखने हैं और आपको एक ही बात बार बार रिपीट होती नजर आ रही होगी। जस्ट आपने सिर्फ उनके साथ थोड़ा सा शनासाई डेवलप करनी है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन, इतना कुछ पढ़ा अभी तक, डेफिनेशन ही पढ़ी। क्या खूबसूरत डेफिनेशन है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक, पेबल आइदर टू ऑर्डर और बेयरर। ऑर्डर जिसका नाम लिखा हुआ, बेयरर जिसके हाथ में। तो पेबल टू ऑर्डर और बेयरर, पेबल टू ऑर्डर का मतलब है आपने कहा पे ए पे बी और ऑर्डर, पे ए और ऑर्डर, पे बाबा और बाबा के कहने पे किसी को, तो ये ऑर्डर है। और अगर कह दें पे खाली छोड़ दें तो वो बन जाएगा बेयरर। या आप कह दें पेबल टू बाबा और जिसके हाथ में हुआ, तो बेयरर का मतलब जिसके हाथ में है, ऑर्डर का मतलब है जिसका नाम लिखा हुआ है। तो ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ना, इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये पेबल टू ऑर्डर भी हो सकते हैं, पेबल टू बेयरर भी हो सकते हैं। बट बिल ऑफ एक्सचेंज वेरी फर्स्ट टाइम जब डेवलप हो रहा है तो उस वक्त वो खाली ओपन नहीं हो सकता, किसी का नाम लिखना होगा। हाँ, बाद में साइन करके कोई भी आगे कर दे। देन एंडोर्समेंट के कॉन्सेप्ट आता है, यानी कि हमने कहा बी और ऑर्डर, बाबा और ऑर्डर। बाबे ने साइन किया और लिख दिया सी और ऑर्डर, सी ने साइन किया और लिख दिया डी और ऑर्डर, डी ने साइन किया और लिख दिया ई और ऑर्डर। अगर यहां ई साइन करे और कुछ भी ना लिखे तो ओपन हो गया, बेयरर हो गया। इसको हम कहते हैं उसने एंडोर्स कर दिया ब्लैंक। और अगर किसी का नाम लिख देता तो मैं कहता उसने स्पेसिफिक एंडोर्स कर दिया, नाम लिख दिया किसी का। तो ऑर्डर वो जो किसी के कहने पे, और ब्लैंक जिसके पास है उसका। आखिरी साइन अगर खाली और किसी का नाम नहीं लिखा तो वो बेयरर है। पता नहीं सामीन वहां तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं। पेबल टू ऑर्डर बेयरर एक शर्त। दूसरा, इजी ट्रांसफरेबिलिटी। ये इंस्ट्रूमेंट आगे से आगे फॉरवर्ड हो सकता है, सिंपली साइन करके भी हो सकता है, एज इट इज भी हो सकता है, बेयरर भी हो सकता है, ऑर्डर के तौर पे भी ट्रांसफर हो सकता है। टाइटर ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स, वो जो दरमियान में किसी शरीफ आदमी ने पकड़ लिया इंस्ट्रूमेंट और आगे फॉरवर्ड कर दिया, तो जो दरमियान में आया किसी भी टाइम पे वो कहलाएगा होल्डर इन ड्यू कोर्स। और रूल ये है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स को हमेशा कैसा टाइटल मिलेगा, साफ। क्योंकि नॉर्मल रूल क्या होता है, नेगोशिएशन। और नेगोशिएशन का क्या मतलब है, इंस्ट्रूमेंट पीछे से खराब भी आ रहा हो तो आगे से साफ होगा, सियासतदान पीछे से गलत भी आ रहा होगा आगे से ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसमें पीटीआई शामिल हो गई या वो पीटीआई में शामिल हो गया। अभी मैंने आपको बताया वो जो कागज़ पे किसी का नाम लिख दिया उसको एंडोर्समेंट कहते हैं। अच्छा, कागज़ खाली हो जाए, भर जाए पूरा, तो उसके पीछे लिख दें, पीछे वाली जगह भी भर जाए, साथ एक कागज़ लगा दें, उस पर लिख दें, एक स्टाम्प पेपर अलग से लें, उसके साथ स्टेपल करके उस पर लिख दें। इस सबको एंडोर्समेंट कहते हैं। अब इसको अंग्रेजी में पढ़ते हैं, घबराना नहीं है। फर्ज करें यहां ये नहीं लिखा हुआ, फर्ज करें मैंने 2 वर्ड गायब कर दिए। फर्ज करें व्हेन द होल्डर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जब भी कोई होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट साइन द सेम, जब उस पर साइन करता है, अदरवाइज देन एज सच मेकर, मेकर के अलावा, वो जो ओरिजिनल ए है उसके अलावा जब भी दरमियान में किसी को मिले और वो उसे साइन करे फॉर द पर्पज ऑफ नेगोशिएशन, उसको नेगोशिएट करने के लिए, ऑन द बैक और फेस, या पीछे या सामने, और ऑन अ स्लिप ऑफ पेपर, या एक और कागज का टुकड़ा जो साथ है, और सो साइन फॉर द सेम पर्पज अ स्टैम्प पेपर, या एक स्टैम्प पेपर साइन करे उस पर्पज के लिए, इंटेंडेड टू बी कंप्लीटेड एज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जो उसका इरादा हो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बने, ही इज सेड टू एंडोर्स द सेम। ये कहा जाएगा कि उसने ये क्या हरकत की है, जो साइन की है, एंडोर्स कर दिया है, और उस बंदे को हम कहेंगे एंडोर्सर। एंडोर्समेंट की डेफिनेशन समझ आई? जब एक बंदा ओनर के अलावा उस पर साइन करे और उसको आगे फॉरवर्ड कर दे इस इरादे से कि मैंने नेगोशिएट कर दिया, तो साइन करने वाले को एंडोर्सर कहेंगे और उसने जो हरकत की है उसको एंडोर्समेंट कहेंगे। अब नीचे खुदा ना खास्ता इसके एसेंशियल पढ़ लिए तो आपको डेफिनेशन से प्यार हो जाएगा। वही बातें दोबारा से लिखी। इट मस्ट बी ऑन द इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ, अगर कोई स्पेस नहीं है तो बैक पे, नहीं तो स्लिप ऑफ पेपर। साइन करने जरूरी है, कोई खास लफ्ज लिखना जरूरी नहीं है, बस साइन कर दें। ऑर्डर लिखना है लिख दें, नहीं लिखना ना लिखें, साइन कर दें। कंप्लीट करना है बाय डिलीवरी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट आया साइन करके जेब में डाल लिया, ये एंडोर्समेंट नहीं है, नेगोशिएट करना है।
आगे ट्रांसफर कर देना है। नेगोशिएशन बाय एंडोर्समेंट मस्ट बी ऑफ एंटायर इंस्ट्रूमेंट, जो पूरी अमाउंट है पूरी की पूरी अमाउंट आगे ट्रांसफर होती है। एंडोर्समेंट समझ आया? पेमेंट इन ड्यू कोर्स, इससे पहले कि आपकी किताब की इंग्लिश देख के परेशान हो, मैं आपको बता दूं एक लाइन में, ड्यू डेट आने पर जब पेमेंट हो जाती है तो उसको कहते हैं पेमेंट इन ड्यू कोर्स। बस इतनी सी ही बात है, अंग्रेजी में नहीं उलझना। ड्यू डेट आने पे जब पेमेंट हो जाए तो वो कहलाती है पेमेंट इन ड्यू कोर्स। ड्यू डेट से पहले नहीं, ड्यू डेट आने पे। देखते हैं, मीन्स पेमेंट इन अकॉर्डेंस विद द अपेरेंट टेन्योर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लिजेंस टू एनी पर्सन इन पोजेशन ऑफ इट। वो शख्स जिसके हाथ में था उसको अगर आपने नेक नियति से पेमेंट कर दी। अपेरेंट टेन्योर मीन द पीरियड ऑफ टाइम एक्सप्रेस्ड इन द इंस्ट्रूमेंट आफ्टर विच इट इज पेबल। नीचे फिर कह रहे हैं पेमेंट मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद अपेरेंट टेन्योर, इट शुड बी मेड एट और आफ्टर मेच्योरिटी। बिफोर मेच्योरिटी पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं है। गुड फेथ में और विदाउट नेग्लिजेंस होनी चाहिए। उस बंदे को हो जिसकी पोजेशन में इंस्ट्रूमेंट है। पेमेंट सिर्फ पैसों में होनी चाहिए। तो पेमेंट इन ड्यू कोर्स का क्या मतलब हुआ? आसान अल्फाज में, ड्यू डेट आने के बाद पेमेंट कर दी जाए। इंस्ट्रूमेंट की टाइप्स और पार्टीज जल्दी से देखते हैं, तकरीबन अब बात 4-5 मिनट की रह गई है, 7-8 मिनट लगा लें चलें। अब हम फौरन से एक्साइटेड हो गए, मैंने कहा कहीं पक्की ना हो जाए। इंस्ट्रूमेंट कितनी तरह का होता है? फिर से वही बात, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, बेयरर इंस्ट्रूमेंट। मैं नहीं बताऊंगा, कितनी दफ़ा बताया इन्होंने ये कि ऑर्डर क्या होता है और बेयरर। ऑर्डर वो जो किसी बंदे के, उस पर बेयरर जिसके हाथ में हो। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, अभी तक हम जितना भी पढ़ रहे थे वो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट था। कभी कभी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट होता है। फॉरेन इंस्ट्रूमेंट की क्या खूबसूरत डेफिनेशन है, एन इंस्ट्रूमेंट विच इज नॉट एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट इज फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि इनलैंड इंस्ट्रूमेंट समझना ज़रूरी है। अभी इनलैंड इंस्ट्रूमेंट क्या चीज़ होती है? 2 जुमले लिखे हैं, मैं उसकी फिर तशरीह करता हूँ। मेड और ड्रॉन इन पाकिस्तान एंड ऑल्सो मेड पेबल इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान में ही बना हो और पाकिस्तान में ही पे हो, या पाकिस्तान में बना हो ऐसे बंदे को जो पाकिस्तान का हो, चाहे उसकी पेमेंट दूसरे मुल्क में हो रही हो। दोनों ऑप्शन है। पाकिस्तान में बना हो, पाकिस्तानी बंदे को दिया जाए। पाकिस्तान में बना हो, पाकिस्तानी बंदे के पास हो पेमेंट, चाहे बाहर हो। तो अब ये भूल जाए कि पेमेंट कौन से मुल्क में हुई है। द इंस्ट्रूमेंट विच इज मेड इन पाकिस्तान इज इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। तो आप कह सकते हैं कि इनलैंड क्या है? हमारी धरती का इंस्ट्रूमेंट। धरती का कौन सा? विच इज मेड इन पाकिस्तान। तो ये जुमला ही लिखा हुआ है, मेड इन पाकिस्तान, मेड और ड्रॉन इन पाकिस्तान। जो पाकिस्तान में बना है, चाहे उसकी पेमेंट पाकिस्तान में हो चाहे पाकिस्तान से बाहर हो, वो पाकिस्तानी इंस्ट्रूमेंट है, इनलैंड है। अब सोच के बताएं फॉरेन इंस्ट्रूमेंट क्या होगा? जो पाकिस्तान में ना बना हो, चाहे उसकी पेमेंट पाकिस्तान में होनी हो। तो सिंपल रूल ध्यान में रहेगा, द थिंग विच इज मेड इन पाकिस्तान इज इनलैंड, द थिंग विच इज नॉट मेड इन पाकिस्तान इज फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। डिमांड और टाइम इंस्ट्रूमेंट, डिमांड कौन सा होता है? जो जब दिखाएं पे कर दिया जाए, और टाइम, टाइम जिस पे एक फिक्स टाइम लिखा हुआ होता है। चेक जो है वो टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता, ये बात आपको पता है। चेक हमेशा डिमांड होगा, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिस नोट डिमांड भी हो सकते हैं, टाइम भी हो सकते हैं। आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड, डेट, टाइम, इवेंट, ये वाली चीजें टाइम में काउंट होती हैं। ये चीजें या इस तरह का जुमला लिखने का मतलब है ये इंस्ट्रूमेंट क्या बन गया? टाइम। डिमांड इंस्ट्रूमेंट कैसे होगा? वो इंस्ट्रूमेंट जिस पे कोई टाइम ना लिखा हो वो डिमांड बन जाता है। चेक हमेशा डिमांड होगा। प्रॉमिस नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज तब डिमांड होंगे जब इस तरह का कुछ लिखा हुआ उस पर, या तो उस पर लिखा हो दिस इज डिमांड दैट इज एक्सप्रेस, या इस पर लिखा हो एट साइड प्रेजेंट ऑन डिमांड। कोई टाइम ना मेंशन हो, या अगर वो ओवर ड्यू होने के बाद, जकम जनवरी को किसी ने कहा 3 महीने बाद और मेरे हाथ में मई को आया, तो इस वक्त तो ओवर ड्यू हुआ है, तो इस वक्त तो जब दिखाएंगे पैसे मिल जाएंगे, तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? डिमांड। तो आपसे कोई पूछे डिमांड इंस्ट्रूमेंट कौन सा, आप कहेंगे वो जिस पे टाइम ना लिखा हो, या वो जिसका टाइम एक्सपायर हो गया हो, या वो जिस पे लिखा हो ये डिमांड है, या वो जिस पे लिखा हो एट प्रेजेंटमेंट, एट साइट, इस तरह के जो भी लफ्ज लिखे होंगे वो डिमांड बन जाएगा। चेक पे कुछ नहीं लिखा वो हमेशा डिमांड होगा। टाइम कोई पूछे आपसे तो आप कहेंगे चेक कभी भी टाइम नहीं होगा। बाकी 2 टाइम हो सकते हैं अगर उस पर टाइम लिखा हो, इवेंट लिखा हो, फलाना लिखा हो, फलाना लिखा हो।
पार्टीज की बात करते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कौन सी पार्टीज हैं? मेकर के बारे में आपको नहीं बताने वाला, सॉरी। मैं पेई भी आपको नहीं बताऊंगा, मैं ड्रॉर भी आपको नहीं बताऊंगा, मैं ड्रॉई भी नहीं बताऊंगा। एक्सेप्टर, ये वो वाला ड्रॉई है, वो जिससे आप साइन करवा लेते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज चेक के अलावा मस्ट बी प्रेजेंटेड टू ड्रॉई फॉर एक्सेप्टेंस। तो जब वो एक्सेप्ट करता है तो उस दिन हम उसको एक नया नाम दे देते हैं, हम कहते हैं तुम एक्सेप्टर हो। वो ड्रॉई जिसने साइन कर दिया, हमने कहा कमाल आदमी हो, तुमने एक्सेप्ट कर लिया हमारी बात। तो एक्सेप्टर और ड्रॉई एक ही चीज है, लेकिन ड्रॉई तब एक्सेप्टर बनता है जब उसको पहली दफा इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट होता है, वो साइन करता है। तो ये भी कोई नई पार्टी नहीं थी, एवं साइंस क्रिएट की है। होल्डर कौन है? होल्डर वो जिसके पास पोजेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट हो अपने नाम पे, और वो उस अमाउंट को रिकवर करने का हक रखता हो। यहां एक चेक पकड़ा हुआ है और मैं उसे उठा लूं, मैं को मेरे हाथ में होल्डर बन गया, मेरा हक भी हो उस पर पैसे रिकवर करने का, तो मैं होल्डर बनूंगा। अच्छा, मुझे सही टाइटल मिला या खराब टाइटल मिला है? अगर मैं नेक नियति से उठा रहा हूं, मुझे नहीं पता पीछे चोरी का है या नहीं, तो मैं हूं होल्डर इन ड्यू कोर्स, तो मुझे क्या मिलेगा? साफ टाइटल। और अगर मुझे पता हो कि चोरी का है और उठा लूं, मुझे एक बंदे ने पेमेंट करनी थी, उस चेक मुझे दिया, मेरा हक था उस पेमेंट पे, लेकिन मुझे पता है चेक चोरी का है, मैं होल्डर हूं लेकिन क्या नहीं हूं? होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स एक शरीफ होल्डर को कहते हैं जी। हाँ, वो बेली बन जाएगा, फिर बेलमेंट वाले रूल्स अप्लाई होंगे। तो सिर्फ होल्डर होना अच्छा नहीं है, होल्डर इन ड्यू कोर्स होना अच्छा है। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन होता है? आपने एक लफ्ज जहन में रखना है, मासूम, शरीफ, नेक नियत। होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन होता है? अ पर्सन बिकम होल्डर इन ड्यू कोर्स व्हेन ही फुलफिल फॉलोइंग कंडीशन। नंबर 1, वो होल्डर हो, उसके पास इंस्ट्रूमेंट हो। नंबर 2, लॉफुल और एडिक्वेट कंसिडरेशन हो। नंबर 3, बिफोर मेच्योरिटी उसके हाथ में आया हो। हमारी assumption क्या है? बिफोर मेच्योरिटी हो रहा है, आफ्टर मेच्योरिटी तो कहानी खत्म हो गई। नंबर 4, इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट और रेगुलर हो, उसमें कोई गड़बड़ ना हो, साइन शाइन और सारी कार्रवाइयां पूरी हो, और देन उसने गुड फेथ में विदाउट एनी डाउट वो इंस्ट्रूमेंट लिया हो। तो जब वो एक मासूम आदमी है, गुड फेथ में, कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट, बिफोर मेच्योरिटी, कंसिडरेशन के तहत उसके पास आया, तो वो बन गया होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो इस सेशन की सबसे आखिरी बात यह है कि होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स में क्या फर्क है? अजियत तो दे ही रहे हैं ना ये। तो होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स का क्या मतलब है? अ पर्सन हु लीगली ऑब्टेन्स द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विद नेम एंड टाइटल ऑन इट, वो होल्डर है। एक शख्स जिसके पास इंस्ट्रूमेंट पहुंचा, उसका हक था, वो होल्डर है। अ पर्सन हु एक्वायर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोनाफाइड, नेक नियति, साफ, फॉर सम कंसिडरेशन हुज पेमेंट इज स्टिल ड्यू, अभी पेमेंट ड्यू है, मेच्योरिटी से पहले पहुंचता है इसके पास। तो जिसके पास पहुंचा और वो मासूम था, वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है। जिसके पास पहुंचा और मासूम का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, वो होल्डर है। होल्डर के लिए कंसिडरेशन नेसेसरी नहीं है, क्योंकि होल्डर वो भी हो सकता है जिसको एंड में मिला, मेच्योर होने के बाद, जबकि इसको कब मिला होगा? हमेशा दरमियान में। होल्डर इन ड्यू कोर्स जो दरमियान में बीच में आया और जो मासूम आदमी था, तो इसकी कंसिडरेशन नेसेसरी नहीं है। होल्डर सारी प्रायर पार्टीज को शायद सू नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो मैच्योर होने के बाद उसके हाथ में आया है, अब वो पीछे, लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स को दरमियान में मिला है, और वो है कौन? मासूम। अगर होल्डर मासूम ना हो, होल्डर मासूम हो भी सकता है और नहीं भी, और अगर होल्डर मासूम हो तो क्या कहलाता है? होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो इसका मतलब है ये वो होल्डर है जिसको पता है कि चोरी का चेक है इसके पास। तो जिसको पता है चोरी का चेक है, क्या वो पीछे तक जा सकता है लोगों से रिकवर करने? क्योंकि उसके पास गलत टाइटल है। वो कहेगा चोरी का चेक है, तो कहेगा फिर तुम्हारे पास होना भी गलत है, तुम भी चोर हो। लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स तो मासूम है, उसके हाथ अगर एक चेक आ जाए, वो रिकवर कर सकता है। गुड फेथ, उसकी गुड फेथ हमेशा है, इसका मे और मे नॉट। बेटर टाइटल, इसको हमेशा बेटर टाइटल मिलेगा, इसको जरूरी नहीं कि बेटर टाइटल मिले। यहां मेच्योरिटी से पहले पहले होगा, ये मेच्योरिटी के बाद भी हो सकता है, पहले भी हो सकता है। तो इसका मतलब है होल्डर इन ड्यू कोर्स वो होल्डर है जिसको मेच्योरिटी से पहले इंस्ट्रूमेंट मिला, नेक नियति से मिला, उसको नहीं पता पीछे कोई गड़बड़ हुई है, वो मासूम है। अगर ये फीचर्स नहीं है तो वो सादा होल्डर है जो फंस भी सकता है, लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं फंसेगा, क्योंकि होल्डर इन ड्यू कोर्स मासूम है और उसको नहीं पता पीछे क्या चल रहा है।
तो यहाँ हम लोगों का निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बड़ा थॉरो तरीके से हमने समझा। ये जो बाद वाले रूल्स हैं इतने मुश्किल नहीं है, अगर पीछे की कहानी समझ आ गई हुई हो तो जब भी आपने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दोबारा पढ़ना हो आपने एक दफ़ा इस वीडियो को दोबारा प्ले करके देखना है, ताकि आप एक दफ़ा सारे कॉन्सेप्ट को, ये 1 घंटे में तकरीबन हम लोगों ने इसकी जो है वो मोटे मोटे जो फीचर्स हैं उसको समझा है, देखा है। तो आपने इसको अच्छी तरह से देखना है दोबारा। अब एक तो फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन भी रहता है और दूसरा हमारे सवाल जवाब रहते हैं। तो एक काम करते हैं, ब्रेक के बाद देखते हैं कि आप लोग जो है वो किस सिचुएशन में वापस आते हैं।